सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल पे और 5 AM क्रैक प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम सीरीज़ के अंदर। और ये करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, एडवांस करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। डिफरेंट न्यूज़पेपर और अलग अलग जगहों पे ये पब्लिश भी हुए हैं। तो इनको हम लोग एक एक करके वी आर गोइंग टू डिस्कस। हम एक एक करके जो है डिस्कस लाइक वी आर डिस्कसिंग एंड इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने शेयर कर दी है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। मतलब पूरे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। तो देखो, पहला जो टॉपिक है वो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के ऊपर है। दिस इज़ रिलेटेड एंड लिंक्ड विद प्रोजेक्ट डॉल्फिन। यहाँ पे इसमें आपको नोट्स साथ साथ में बनाते रहने हैं, ठीक है। जब जहाँ तक पीडीएफ है तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ क्या किस तरीके से आपको जो है शेयर किया जा सके। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है इसके ऊपर है इनिशिएटिव टू कंजर्व ओनली रिवराइन डॉल्फिन स्पीसीज, और लॉन्च 2021 के अंदर इसमें इसका जो लॉन्च है वो लॉन्च 2021 के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था एज पर द स्टेटमेंट। फिर ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड ऑटोनोमस बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट के अंदर ये चीज़ आपकी आती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पहले देखते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि इसका जो आंसर है वो क्या है। पहली चीज़ तो ये देखना है कि ये जो नाम से ही पता चल रहा है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपका रिवराइन जो रिवराइन है, मतलब रिवर वाली जो डॉल्फिन है वो तो इंक्लूडेड है ही, साथ में समुद्र में जो पाई जाती डॉल्फिन है वो भी इंक्लूडेड है। मतलब ओशियनिक जो डॉल्फिन है दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। ओशियनिक डॉल्फिन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये प्रोजेक्ट आपका जो लॉन्च किया गया था, इट वाज लॉन्च्ड अनाउंस आपका किया गया था, आप कह सकते हैं ये अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2020 को इसको अनाउंस किया गया था। एंड अक्टूबर 5 जो है नेशनल डॉल्फिन के रूप में, अक्टूबर 5 जो है इसे नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जा रहा है। नेशनल डॉल्फिन जो डे है उसके रूप में मनाया जा रहा है, नेशनल डॉल्फिन डे। इंडिया जो डॉल्फिन है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स की वजह से रिस्क में है। कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डॉल्फिन आपकी रिस्क में है। जो डॉल्फिन है वो आपके कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इट इज़ इन रिस्क। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कैनाल सिस्टम हैं, वाटरवेज बनाए जा रहे हैं तो इनका जो मूवमेंट है दैट मूवमेंट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड, इम्पैक्टेड। फिशिंग नेट्स हैं वो भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। जो फिशिंग नेट्स हैं, दोज फिशिंग नेट्स आर ऑल्सो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, जिस वजह से काफ़ी हद तक इनकी जो आप कह सकते हैं मूवमेंट अफेक्ट होती है। फिर जो नेविगेशन के लिए इको का भी इस्तेमाल ये लोग करते हैं, तो यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से इनका जो मूवमेंट है, नेविगेशन है डॉल्फिन की, दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है कि ये जो इनिशिएटिव है ये रिवराइन के लिए ही है, तो गलत है। लॉन्च्ड कब हुआ गया था? अनाउंस 2020 में किया था, लॉन्च 2021 में किया गया था, और दोनों ये स्टेटमेंट आपके सही है। इसका आंसर ओनली 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन संडे को 9 बजे, भले त्यौहार का टाइम है, आलस नहीं करना है अपने। देखो त्यौहार तो आते रहेंगे, मैं भी सेशन आप लोग के लिए ले ही रहा हूँ, तो कोशिश करो कि जो ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं इस पर रेगुलरिटी मेंटेन रखो। हिंदू सेशन भी मिस नहीं करना है। और रात को 9 बजे संडे को जो टेस्ट होना है ऑलरेडी शेड्यूल्ड हो गया है सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर, एडवांस करंट अफेयर्स के। इसमें पुराने 2 साल के टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ। उसमें जो भी पढ़ो एक रजिस्टर बना लो प्रीलिम्स का, उस पर जो नई नई चीज़ें उसको नोट करो। देखो PDF जो है वो मैं सब आपको आखिरी में प्रोवाइड कर दूंगा। पहले नोट्स पे फोकस करो, PDF बाद में मिल जाएगा, आप लोग अपना रिवाइज कर लेना, ठीक है। अदरवाइज आप PDF कलेक्टर ही रहते हैं, कलेक्टर नहीं बन पाते हम, ठीक है। तो PDF कलेक्टर मतलब PDF आता रहता है और कुछ नहीं है। डिसिप्लिन चाहिए। आप में से कई लोग सोचेंगे PDF नहीं मिल रहा, चलो कुछ और इजी वाला कर लेते हैं जहाँ PDF मिलेगा, तो वो आपको नहीं सोचना है। आप थोड़ी सी मेहनत करें और साथ साथ में नोट्स बनाएं। बाद में एक बुकलेट के फॉर्म में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, तो आखिरी में आप रिवाइज करना। बट ये उन्हीं को फ़ायदा करेगा जो साथ में पढ़ेगा। नोट्स और ये सब तो कहीं से भी, मतलब PDF और ये सब कंपाइलेशन आपको कहीं से मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू सुभानश्री रिवर, ट्रांस हिमालय रिवर है एंड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर दैट फ्लो थ्रू तिब्बत का लुहानसे काउंटी इन द शनान प्रीफेक्चर। सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, फ्लो थ्रू इंडियन स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम। अरुणाचल प्रदेश और असम से जो है ये फ्लो करती है। सो ये क्या है? इट्स द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। इसमें लिखा सेकंड लार्जेस्ट, तो इट्स नॉट द सेकंड लार्जेस्ट, बेसिकली ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है सुबनसिरी रिवर की बात करें, और ये अरुणाचल प्रदेश और असम से ये रिवर आपकी फ्लो करती है। तो ये स्टेटमेंट आपका थर्ड वाला सही है।
फर्स्ट वाला भी सही है, ट्रांस हिमालय रिवर है और ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ भी जो आंसर आपका होगा दैट इज़ बी। नेक्स्ट देखते हैं, PM10 और PM2.5 पार्टिकल्स के ऊपर है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, तो जैसे आप कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है जिसे हम PM पार्टिकल्स भी कहते हैं, वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज PM पार्टिकल्स। तो ये जो PM पार्टिकल्स हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पार्टिकल दैट इज PM पार्टिकल्स, तो आपके जो ये PM पार्टिकल्स हैं, ये PM पार्टिकल्स के सामने जो मेंशन्ड साइज़ है, जैसे मान लो 10 mm लिखा हुआ है या फिर 2.5 लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली उस पार्टिकल के साइज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। PM10 PM2.5 mm में साइज़ आपकी लाइक 10 माइक्रोन्स इन देयर डायमीटर, इस तरीके से नापा जाता है। मतलब 1 माइक्रोन जो होता है, 1 माइक्रोन जो है वो लगभग आपका लगभग 1000 ऑफ मिलीमीटर। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो, ये पार्टिकल्स बहुत बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। पार्टिकल्स बेसिकली कई प्रकार की बीमारी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे अस्थमा जैसी बीमारी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। हार्ट अटैक के लिए भी ये आपके जो है हार्ट अटैक है, इसके लिए भी आपके जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। बहुत सारी जो वेहिकुलर पोल्यूशन है, वेहिकुलर जो पोल्यूशन है, उससे भी ये पार्टिकल्स जो हैं आपके रिलीज़ होते हैं। दिस पार्टिकल्स आर रिलीज्ड एंड ये एयर में भी काफ़ी समय तक प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम इनहेल करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर भी पहुंच जाएंगे। तो देखो पहला स्टेटमेंट इसमें जो हाईलाइट जो किया जा रहा है दैट इज़ बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट। इट इज़ स्टेटिंग, जो हाईलाइट आपका किया जा रहा है जो फर्स्ट स्टेटमेंट की, दे आर एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स विद द डिजिट अकम्पनिंग दम रिफरिंग टू देयर डायमीटर। ठीक है स्टेटमेंट। इसके बाद पार्टिकल्स की वजह से कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, अस्थमा है, हार्ट अटैक है, ब्रोंकाइटिस है, ऐसी कई बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं, ये भी ठीक है। ड्यू टू देयर साइज द PM2.5 पार्टिकल्स कैन ईजिली बाईपास नोज, थ्रोट एंड कैन एंटर द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो उनकी साइज़ है उसकी वजह से PM2.5 पार्टिकल्स जो ईजिली बाईपास कर सकते हैं नोज़ और थ्रोट से, है ना। तो तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है इसको थोड़ा सा देख लो। ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज रिलेटेड विथ इलेक्टोरल बॉन्ड। एक इलेक्टोरल बॉन्ड है और दूसरा जो टॉपिक है और वो है इलेक्टोरल ट्रस्ट है। ठीक है, ध्यान समझना है, इलेक्टोरल बॉन्ड है एक तरफ और एक तरफ इलेक्टोरल ट्रस्ट है। देखो इलेक्टोरल बॉन्ड मैंने आपको डिस्कस भी कर रखा है। जैसे मान लो कोई पर्सन ए है और उसको अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना है तो वो SBI बैंक जाएगा और वहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा, ये फिर जाके पॉलिटिकल पार्टी को देगा, पॉलिटिकल पार्टी दोबारा से बैंक को देगी और उतना अमाउंट जो है पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये जो अकाउंट होता है, ये अकाउंट बेसिकली इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है, ये ध्यान में रखना है। तो ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया। दूसरा जो है इलेक्टोरल ट्रस्ट है। तो ये जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है बेसिकली, तो यहाँ पे जैसे ये जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है इसके तहत जैसे कोई भी कंपनी है, सपोज करो इलेक्टोरल ट्रस्ट की बात करें तो कोई कंपनी है और ये जो कंपनी है अगर कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, इसके तहत जो कंपनी रजिस्टर्ड है ये इलेक्टोरल ट्रस्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इलेक्टोरल ट्रस्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जो कंपनी सेक्शन 25 कंपनी एक्ट का है उसके तहत आपकी हैं तो रजिस्टर्ड हैं तो दे कैन फॉर्म द इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब इसमें भी क्या है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी पर्सन है, जैसे मान लो जो कि भारत का सिटीजन है या कोई कंपनी रजिस्टर्ड है भारत में या फर्म है या फैमिली है, तो कोई इंडिविजुअल है भारत का या फिर कोई फर्म है या फिर आप कह सकते हैं मान लो फैमिली है, अगर देखा जाए तो फैमिली है, तो ये क्या है दे कैन डोनेट टू द इलेक्टोरल ट्रस्ट। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, दे कैन डोनेट कर सकते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट में। तो देखो पहली चीज़ आप समझो, इलेक्टोरल बॉन्ड एक अलग कहानी है जो मैंने अभी बताई। इलेक्टोरल ट्रस्ट कोई कंपनी है जो कि सेक्शन 25 ऑफ द कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर है, वो क्रिएट कर सकती है इलेक्टोरल ट्रस्ट। और कोई भी इंडिविजुअल फर्म और फैमिली, इससे कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अंडर सेक्शन 17C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कोई सिटीजन ऑफ इंडिया इसमें अपना जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब इसमें क्या है कि ये जो स्कीम है, ये स्कीम जो इलेक्टोरल ट्रस्ट वाली है 2013 वाली स्कीम है,
लगभग उस समय ये आपकी स्कीम जो है वो आई थी। और ये दोनों तरीके हैं जिसके तहत पॉलिटिकल फाइनेंसिंग या फिर पैसा जो है पार्टीज़ को दिया जा सकता है। अब ये तो इलेक्टोरल ट्रस्ट की बात हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो साइज़ है लगभग 20,000 है। इसको शायद रिड्यूस भी किया गया, एक बार चेक करना आप लोग। तो यहाँ पे क्या, इलेक्टोरल ट्रस्ट हैव टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल एवरी ईयर। हर साल में नहीं, इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है हर 3 साल में उसको रिन्यू कराना पड़ता है। इलेक्टोरल जो ट्रस्ट है उसको लगभग आप देखोगे तो डोनेट करना पड़ता है। दैट इज़ अराउंड, आई थिंक ये इसमें मेंशन्ड है कि ये डोनेट जो है वो लगभग 50% लिखा है। तो 95% जो है डोनेट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर में टू पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत। तो 95% उन्हें करना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो ये ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत है, ये सही है कि क्योंकि उसमें आइडेंटिटी इलेक्टोरल बॉन्ड में बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसमें जो आपका आंसर होगा दैट इज़ ओनली 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, सेशन को आप लोग जरूर से लाइक करें। त्यौहार का टाइम है तो कोशिश करें कि समय ज़्यादा ना ख़राब हो। ठीक है, सेशन जो है चलता जा रहा है, कंटेंट जो आपको मिलता जा रहा है उसको आप लोग फॉलो करें, नोट्स साथ में प्रिपेयर करें। ठीक है, सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर जो संडे को टेस्ट 9 बजे रात को शेड्यूल्ड है, प्लीज़ मिस ना करें उसको भी थोड़ा करते रहें, अपने आंसर सेंड करते रहें। मेरा इवेल्युएशन आपके लिए चल रहा है। देखो समय लगता है क्योंकि 100 से ज़्यादा कॉपीज़ होती हैं एक दिन के अंदर, तो काफ़ी सारी कॉपीज़ होती हैं, तो एक कॉपी को भी चेक करने में एक दिन की लगभग 2 से 3 दिन लगता है। ठीक है, तो थोड़ा आप समझें और चेक होती जाएगी, आप लिखने पे फोकस करें। तो मंडे टू फ्राइडे ही आपको जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सैटरडे संडे को मैं बैठ के पूरी कॉपीज़ जो हैं पहले जो बची हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलो देखते हैं, विथ रेफरेंस टू WHO ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई है, इससे रिलेटेड देखते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता दो कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। रिपोर्ट्स पे ध्यान रखना, कल भी मैंने एक रिपोर्ट पे चर्चा की थी। तो इंडिया में हाईएस्ट बर्डन है टीबी का, पहली चीज़ कही गई है 2022 में। इंडिया एफर्ट्स की वजह से जो टीबी के इंसिडेंट्स है वो रिड्यूस हुए हैं 16% फ्रॉम 2015 टू 22, ऑलमोस्ट डबल द पेस एट विच ग्लोबल टीबी इंसिडेंट्स जो है डिक्लाइन कर रहा है। अराउंड 87% जो वर्ल्ड की टोटल केसेस है 2022 में इमर्ज हुआ है फ्रॉम 30 हाई टीबी बर्डन कंट्रीज लगभग, है ना। तो 87% 30 देशों से ये आपका जो है जनरेट 30 देशों से जो बर्डन है टीबी का वो आपका जनरेट हुआ है। अब यहाँ पे ये टीबी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इन्होंने कहा कि लगभग आप मानो कि इन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि लगभग 87% जो टीबी के केसेस हैं 87% वो लगभग 30 कंट्रीज से हैं। दे आर रिलेटेड विथ 30 कंट्रीज, वो 30 देशों के साथ हैं। और ये भी कहा गया कि इंडिया की जो रैंक है 27% केसेस हैं, तो इंडिया का रैंक इट हाईएस्ट है, इट हैज़ रैंक्ड हाईएस्ट, फॉलोड बाय इंडिया के बाद है इंडोनेशिया, फॉलोड बाय इंडोनेशिया, और फिर आपके बाद जो है वो है चाइना, इसके बाद आपका चाइना है। बाकी बहुत सारी ऐसी रैंकिंग इतनी सारी नहीं हमें याद रहेंगी, ये ध्यान में रखना है। तो ये कुछ देश लगभग 30 कंट्रीज़ हैं जो कि 87% केसेस जो हैं रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे देखोगे तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, ऑल ऑफ द 3। नेक्स्ट देखते हैं, फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर अंडर द आर्टिकल 280। अब इसका आंसर आप दोगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। प्राइम मिनिस्टर लिखा है, कॉन्स्टिट्यूटेड मेनली टू गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स revenue between union and states. The commission works involve redressing the vertical imbalance between the taxation power and expenditure responsibility of the center and state respectively, and equalization of public services across the state. अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, आप लोग को ध्यान दे दो। तो देखो, जो मान लो आपके पास यू हैव सेंटर, यू हैव स्टेट, ठीक है, आपके पास सेंटर है, यू हैव सेंटर, यू हैव स्टेट्स। अब ये जो सेंटर और स्टेट्स हैं, अब इनमें जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जो भी टैक्स है, जो टैक्स डिविजिबल पूल का हिस्सा होता है, जो टैक्स डिविजिबल पूल का हिस्सा है, और मतलब डिविजिबल पूल का मतलब है जैसे मान लो सरचार्ज के माध्यम से अगर कोई पैसा सेंटर कलेक्ट करता है, या सेस के माध्यम से ये जो टैक्स होते हैं, स्पेशल टैक्सेस होते हैं, इनके द्वारा अगर पैसा कलेक्ट होता है तो वो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होगा, मतलब वो स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तो जो भी टैक्स जैसे मान लो GST और इन सब के माध्यम से जो कि डिविजिबल पूल का हिस्सा है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टेट के साथ, तो ये इसे हम कहते हैं वर्टिकल, ठीक है। और स्टेट के बीच में अगर होता है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, और ऐसे होता है तो उसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये सब किस तरीके से होगा, तो इसमें जो रिकमेंडेशन आती है दैट इज़ ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज़ के लिए,
कि किस तरीके से जो फेडरल प्रिंसिपल्स हैं वो फेडरल प्रिंसिपल्स को जो ये आप कह सकते हैं कि जो फिस्कल फेडरलिज्म है, यहाँ पे आप लिख लो, जो फिस्कल फेडरलिज्म है, फिस्कल फेडरलिज्म को किस तरीके से मेंटेन किया जाए उस पर काफ़ी फोकस आपका रहता है। ठीक है, तो ये एक है। तो अब कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर आप खुद बताओ, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, पार्वती रिवर के ऊपर है। पार्वती रिवर ये भी न्यूज़ में है। तो पार्वती रिवर जो है ये रिवर है, पार्वती रिवर वैली इन हिमाचल प्रदेश, नदन ऑफ इंडिया, दैट जो ब्यास रिवर में जाती है। इट राइजेस फ्रॉम मान तलाई ग्लेशियर बिलो द पिन पर्वत पास एंड फ्लो इन द ग्रेजुअल कर्व फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट पास द इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन ऑफ मनकर्णिका, मणिकरण। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं। पार्वती जो रिवर है, ये पार्वती रिवर हिमाचल प्रदेश में बहती है, ब्यास रिवर से आके मिलती भी है। वैसे पार्वती रिवर और भी कई, जैसे मान लो रणथंभौर के पास जो है वहाँ पे भी चंबल रिवर से आके पार्वती मिलती है, वो पार्वती है, ये पार्वती है। अब इसमें कुछ ऐसा, बट पार्वती नाम से कई रिवर्स हैं आपकी। राइजेस फ्रॉम मान तलाई ग्लेशियर से है, बिनो पिन पार्वती पास, और धीरे धीरे ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल भी है टाउन ऑफ मणिकर्ण, वहाँ से भी ये फ्लो करके जाती है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके जो है वो सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 500 एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप के ऊपर है। ये रेडियो टेलीस्कोप है, लोकेटेड है चाइना के अंदर। वर्ल्ड लार्जेस्ट फील्ड एपर्चर रेडियो टेलीस्कोप है। सेकंड लार्जेस्ट डिश एपर्चर है, जो कि रटन 600 इन रशिया। आफ्टर दिस पार्सली फील्ड रटन 600 इन रशिया। तो यहाँ पे देखो, जो ये क्या है, ये लोकेटेड है दावोडांग डिप्रेशन, साउथ मतलब चाइना में लोकेटेड है। फील्ड एपर्चर टेलीस्कोप है। ठीक है, फील्ड एपर्चर जो है ये जो टेलीस्कोप है ना, और ये जो टेलीस्कोप है इट्स अ रेडियो टेलीस्कोप, है ना। इट्स अ रेडियो टेलीस्कोप, मतलब जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसको ये ऑब्जर्व करेगा। उस बेसिस में जैसे हम चीज़ों को देख सकते हैं यूनिवर्स और इन सब में एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट, उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये बड़ा है, सेकेंड लार्जेस्ट सिंगल डिश अपर्चर भी कंसीडर किया जाता है इन कंपैरिजन टू द रतन 600 रशिया। तो रतन 600 आपसे पूछे तो ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ टेलीस्कोप जो कि स्पार्सली फील्ड है। आपका ये टेलीस्कोप डिपेंडिंग अपॉन द फीलिंग कितनी होती है, जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है, तो उस बेसिस में स्पार्सली फील्ड या लार्जेस्ट फील्ड ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगेन आई एम स्टेटिंग कि सौरभ पांडे CSE ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें जाएं। संडे के टेस्ट को प्लीज़ अटेम्प्ट करें, आलस ना करें। त्यौहार आ रहा है, अच्छा इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो समय भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगले साल बढ़िया तरीके से मनाना, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा सा फोकस करना, ये देखना है कि बहुत ज़्यादा समय खराब ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। मेरी आपसे सभी को, चलो आपको दिवाली की भी शुभकामनाएं, दशहरे की भी शुभकामनाएं। मैं भी आप लोग के लिए सेशन ले रहा हूँ, हिंदू का सेशन भी चल रहा है, तो पूरा आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम थोड़ा सा लॉस ना हो, क्योंकि जो टाइम 3-4 दिन आप जो है थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेक करोगे, हफ्ते भर उस मोमेंटम को लाने में लग जाएगा। फिर मन में बहुत सारे आलस आएंगे, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल नहीं होगे आप छोड़ दोगे, दूसरी चीज़ों की तरफ चले जाओगे। ये सारी चीज़ें, ये सारा खेल होता है, सब साइकोलॉजी। माइंड, ह्यूमन माइंड ऐसा है जो कंफर्ट जोन के बियॉन्ड जाना नहीं चाहता। तो थोड़ा सा ध्यान दें और टेस्ट जरूर से दें। ठीक है, भले 1 नंबर आए, 2 नंबर आए, माइनस में कुछ भी है, टेस्ट दो। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लिखी हैं वो साथ साथ नोट करो। उसका PDF भी और इसका PDF भी मैं कंपाइल करके किताब टाइप निकालूंगा, मंथली बेसिस में आपको मिलती रहेगी। आप बढ़िया तरीके से उनको अपना फॉलो करें, अपना मैं बता दूंगा आपको कहाँ से मिलेगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।